आदाब नाजरीन, खबर खास में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, आज जिस मौजू पर हम बात करेंगे वो लगातार पिछले एक हफ्ते से बल्कि 10 दिन हो गए होंगे कि लगातार ये मौजू जो है ज़ेर बहस है और ये मामला पूरा है जो बयान दिए गए नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल की तरफ से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान के खिलाफ। उसके बाद एक सिलसिला चलता रहा जहां पर लोगों ने कंडेम किया, लोगों ने अपने गुस्से का इजहार किया, प्रोटेस्ट हुए और ख़ास तौर से जुम्मा नमाज के बाद जिस तरह से मुल्क के कई जगहों पर अवाम ने प्रोटेस्ट किए, अवाम ने अपने गुस्से का इजहार किया और ये मांग की, ये मुतालबा किया कि नवीन जिंदल और नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी होनी चाहिए क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कानून जो है, आइन, वो इस बात की इजाज़त नहीं देता कि किसी मजहबी शख्स के खिलाफ इस तरह से उनकी शान में गुस्ताखी की जाए। तो जिन्होंने ये गुस्ताखी की है उनके खिलाफ कई एफआईआर दर्ज किए गए हैं, तो अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, इन लोगों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। इस मामले को लेकर के कई जगहों पर कार्रवाइयां हुई और ख़ास तौर से यूपी के कई शहरों में भी इस पूरे मामले को लेकर के एहतजाज किए गए। और जब एहतजाज हुआ तो कुछ ऐसी जगह जहां पर तशद्दुद का रूप भी इख्तियार किया एहतजाज ने, और ऐसे में यूपी एडमिनिस्ट्रेशन का, यूपी पुलिस का एक सख्त मौक़िफ़ रहा है कि जब ख़ास तौर से माइनॉरिटी की तरफ से कोई प्रोटेस्ट होता है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है, क्योंकि वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की भी सख्त हिदायत रही है कि इस तरह का अगर माहौल पैदा होता है तो जो लोग मुलव्विस होंगे और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। ऐसे में कौन लोग ज्यादातर मुलव्विस है, ये एक रिकॉर्ड देखा है हमने जब से योगी आदित्यनाथ की यूपी में सरकार आई है, तब से ही एक जो पैटर्न देखने को मिला है कि जब भी कोई एहतजाज हुआ हो, अगर उसमें तशद्दुद भड़क उठा, उसके बाद जो है यूपी पुलिस को, यूपी एडमिनिस्ट्रेशन को हिदायत दी गई कि सख्त कार्रवाई की जाए। लेकिन वो सख्त कार्रवाइयाँ किन के खिलाफ ज्यादातर होती हैं, उसका एक जो है बायस्ड रूप देखने को मिलता है, यानी एक तरफा कार्रवाई का इल्जाम अक्सर ही लगता है यूपी पुलिस की तरफ से कि माइनॉरिटीज के खिलाफ जो है ज्यादा कार्रवाइयां होती हैं, या फिर कुछ ऐसे भी लोगों के खिलाफ कार्रवाई होती है जो मुलव्विस ही नहीं होते, जो बेकसूर होते हैं, बावजूद उनके इसके कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती है, उनकी प्रॉपर्टी जब्त कर दी जाती है, जैसा कि यूपी पुलिस का कहना है कि गैंगस्टर एक्ट के तहत या फिर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत कार्रवाइयां की जाती है। ऐसे में उनकी प्रॉपर्टी को मुनद्दम किया जाता है, जब्त किया जाता है, बिल्डोजर कार्रवाइयां चलती है। इन बुलडोजर कार्रवाइयों के खिलाफ जो है मुल्क भर में जो ह्यूमन राइट्स के, चाहे हम तंजीमें कहें या फिर स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस है, वो ये बात करते हैं कि इस तरह की कार्रवाइयां क्या सही है, क्या इस तरह से जो मामलात हुए ही नहीं, बावजूद उसके कि ये गैंगस्टर का मामला नहीं है, बावजूद इसका कि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला नहीं है, क्या इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? जो मामला पेश आया है, जिस तरह की दफात लगनी चाहिए वो दफात क्यों नहीं लगती और उसके बरक्स इस तरह की कार्रवाइयां क्यों की जाती है? आज भी हमने देखा कि दिल्ली में स्टूडेंट तंजीमों ने एहतजाज किया, जो कार्रवाइयां की जा रही है यूपी में यूपी पुलिस की तरफ से, उसके खिलाफ एहतजाज किया गया। जामिया मिलिया इस्लामिया में स्टूडेंट्स ने इन कार्रवाइयों के खिलाफ एहतजाज किया गया। तो लगातार यूपी में जिस तरह कार्रवाई हो रही है उस पर सवाल उठते ही आए हैं, और आज ये कोई पहली बार नहीं है कि यूपी पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठे हो। आपको बता दें 300 से ज्यादा लोगों के मुलव्विस होने की खबर है, जहां पर कई लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। ऐसे में गैंगस्टर एक्ट या फिर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत कार्रवाई करना ये किस हद तक सही है, क्योंकि ये वो मामले है भी नहीं जो पेश आए थे। जुमे के बाद अगर प्रोटेस्ट हुए भी और उसमें तशद्दुद उठा तो क्या उस पर ये एक्ट लगते भी हैं? क्या ये जायज दफात है जिनके तहत मुकदमे दर्ज होंगे? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे, हमारे साथ एडवोकेट जुड़ेंगे, हमारे साथ पुलिस ऑफिशियल्स जुड़ेंगे, उनसे भी जानेंगे कि किस तरह से क्या ये सही है, क्या कानून में इसकी जवाज़त है कि लोग इन एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह की कार्रवाई कर सके। वहीं आपको बता दें कि जो असल मुद्दा था, जो रूट कॉज इस पूरे एहतजाज का, इस पूरे मामले का, जो रूट कॉज इस पूरे मामले का है, आपको बता दें नवीन जिंदल और नूपुर शर्मा के बारे में, उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है।
बात करेंगे, हमारे साथ इस वक्त एडवोकेट शाश्वत आनंद साहब जुड़ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है। खैर मकदम है आपका शाश्वत जी। अब ये बता दें कि ये जो पूरा मामला है, फ्राइडे नमाज के बाद एहतजाज होते हैं, कई जगहों पर तशद्दुद भी भड़क उठता है। उसके बाद जिस तरह की कार्रवाई यूपी पुलिस करती है, क्या उसी की कार्रवाई के क्या वो जो आईन, कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ हमें बताता है कि किन दफात के तहत कार्रवाई होनी चाहिए थी, क्या उसी के अकॉर्डिंग ये कार्रवाइयां हो रही हैं? अब इसमें क्योंकि कुछ डिस्प्यूटेड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट हैं तो उधर हम लोग ना जाएं तो बेहतर है, वो आगे हम लोग को पता चलेगा कि क्या है। क्योंकि अभी कल गवर्नमेंट की तरफ से क्लैरिफिकेशन आया इसमें कि ये जो कार्रवाई है ये पुलिस नहीं कर रही है, बल्कि ये तो जो सिविक अथॉरिटीज हैं, म्युनिसिपल अथॉरिटीज हैं, वो कर रही हैं। उनका ये कहना है कि इनके जो घर गिराए जा रहे हैं अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट थे या अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन था, इसलिए इनका घर गिराया जा रहा है। तो और ये भी कहा जा रहा है कि इनको तमाम पहले नोटिसेस दी जा रही थी कई साल से, कई महीनों से, कि आप एक्सप्लेन करिए कि आपका घर जो है अनऑथराइज्ड बना हुआ है, उसको क्यों ना गिराया जाए और आप इसके बारे में अपने कागजात दीजिए। ये सब इसके ना दे पाने की वजह से अब इसको गिराया गया, ये ऐसा एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो अभी ये कहना कि पुलिस की गलती है या सिविक अथॉरिटीज की गलती है, अभी ये आगे देखने वाली बात है। पर इसमें मेन बात ये है कि अगर कोई भी, जैसे ये चीज तो साफ है कि ये वही लोग हैं या उन लोगों को ही इसमें पकड़ा जा रहा है जो ज्यादातर सीए एनआरसी के प्रोटेस्ट से जुड़े हुए थे, या अभी जो रिसेंट वायलेंस हुआ इसमें कहीं ना कहीं इनका कोई रोल है, या जैसा गवर्नमेंट को लगता है या पुलिस को लगता है कि इनका रोल है, तो ये उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है। तो सवाल ये है कि अभी जैसे हमारा जो लीगल प्रोसीजर है, हमारा जूरिस्प्रूडेंस है, वो ये कहता है कि जब तक किसी को गिल्टी ना डिक्लेयर कर दिया जाए तब तक उसको इनोसेंट प्रिज्यूम किया जाता है। तो ऐसे केस में किसी का घर गिरा देना बस इस बात को लेके कि वो शक के दायरे में है या उसके ऊपर कोई आरोप है इस तरह का, तो ये तो बिल्कुल ठीक बात नहीं है। क्योंकि बात है इसमें इर्रेपरेबिलिटी की, एक इर्रेपरेबिलिटी का प्रिंसिपल भी आता है। जैसे डेथ पेनल्टी को दुनिया भर में इसलिए खराब माना जाता है, हमारे देश में भी डेथ पेनल्टी से हम लोग काफी दूर हो चुके हैं, बहुत कम केसेस में डेथ पेनल्टी होती है, क्योंकि वो इर्रेपरेबल है। एक बार वो आपने दे दिया, कल को आपको ये पता अगर चलेगा कि ये बेगुनाह था तो आप उसको लौटा नहीं सकते उसकी लाइफ। तो उसी तरह आपने एक बार बुलडोजर से उसका घर गिरा दिया, अभी वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ उसने पूरा किया नहीं है, उसने उसको चैलेंज नहीं किया, हाई कोर्ट जाने का मौका नहीं मिला, सुप्रीम कोर्ट जाने का मौका नहीं मिला, पूरे फैसले उसके हुए नहीं कि उसका प्रॉपर्टी अनऑथराइज्ड है कि नहीं है, और आपने पहले उसको गिरा दिया। तो कल को अगर ये भी पता चलता है कि उसका जो पोजीशन था वो अनऑथराइज्ड पोजीशन था और वैलिड था, सही था कानूनी रूप से, तो वो अब आप उसका घर तो दोबारा उसको दे नहीं सकते। तो ये बिल्कुल ही गलत है। और आर्टिकल 21 जो कहता है, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी की बात करता है। तो राइट टू लाइफ में सिर्फ लाइफ, जिंदगी ही नहीं होती, राइट टू लाइफ का मतलब राइट टू ह्यूमन डिग्निटी और राइट टू लिविंग विद ह्यूमन डिग्निटी भी आता है। तो ह्यूमन डिग्निटी में हाउसिंग का भी राइट होता है, जहां पे हम लोग घर में डिग्निटी के साथ रहते हैं। तो ये सीधा सीधा आर्टिकल 21 का वायलेशन है और उस पर हमला है। तो ये कहीं से भी इसको जायज नहीं ठहराया जा सकता। जी, तो आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग ये राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी के खिलाफ है। हमारे साथ प्रभात राय साहब, एक्स IAS ऑफिसर भी जुड़ चुके हैं। खैर मकदम है आपका। प्रभात राय साहब, आपने सुना कि शाश्वत जी क्या कह रहे थे कि किस तरह से, हालांकि अभी ये क्लियर नहीं है कि किस वजह से मकानों को जो है गिराया जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके ये आर्टिकल 21 के खिलाफ वर्जी है। आप किस तरह से इन कार्रवाइयों को देखते हैं? ये जो कार्रवाई है मूलतः एक विद इन सिस्टम कार्रवाई नहीं है, ये एक रिवेंजफुल कार्रवाई है। सब जानते हैं कि जिस तरह से अब ये 20 साल पुराने मकान बने हैं, अगर अवैध हैं तो अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई इन पर? सवाल ये है कि जो मकान ढाए जा रहे हैं वो मकान बनने क्यों दिए गए, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट कंस्ट्रक्शन, इलीगल कंस्ट्रक्शन, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? और ये टारगेट है, ये लोग ना जबरदस्ती, जो लोग भी मुनव्वज हैं इसमें थोड़ा बहुत, उनके ऊपर क्रिमिनल कार्रवाई की जानी चाहिए। कौन से कानून के तहत है कि किसी मुलजिम को बिना साबित हुए सजा दे दी जाए? पहले उसको मौका दिया जाता है अदालत के अंदर कि वो अपनी सफाई पेश करे। डाकुओं को भी और बड़े बड़े टेररिस्ट को भी ये मौका दिया जाता है। आप दंगे में सिर्फ मुनव्वज लोगों के जो इल्जाम है कि वो उनके ऊपर इल्जामात हैं, इसके आधार पर हम उनके मकान ढा देंगे, आप उनकी प्रॉपर्टीज को नष्ट कर देंगे, जबकि प्रूव भी नहीं हुआ। अगर वो इलीगल थे तो इसी वक्त क्यों कार्रवाई की जा रही है? इससे साफ जो है ये पैगाम जाता है
कि ये एक रिवेंजफुल, एक प्रतिशोधात्मक पूरी की पूरी एक कम्युनिटी के खिलाफ एक एक्शन है ये जो है कोई भी जो है अगर किसी का नाम किसी दंगे में गलत भी कोई लिखवा देता है, आ जाता है तो उसका मकान ढा दोगे। उसकी बीवी बच्चों ने क्या गुनाह किया है जो रह रहे हैं उसके अंदर, यदि वो गुनाहगार हो सकता है तो ये एकदम अवैधानिक और एकदम ये तशद्दुद है। तशद्दुद मैं कहता हूं ये एक जुल्म है। अगर वो मुल्जिम है, वो मुजरिम नहीं है, वो मुल्जिम है सिर्फ अभी तक, क्योंकि मुल्जिम तो ये पुलिस सिद्ध करती है और मुजरिम अदालत सिद्ध करती है। अदालत में कहां तय हुआ कि ये आदमी जो मुनव्वत था उसके अंदर दंगों के अंदर, तो उसके पहले आपने इस नाम पर कि उसने अवैध निर्माण किया है या नहीं किया है, और अगर अवैध निर्माण किया तो इस वक्त क्यों ढाया जा रहा है उसका मकान जब उसका नाम दंगे में आया है? पहले से क्यों नहीं कार्रवाई की गई है? ये मूल बात है। बिल्कुल, पहले से कार्रवाई क्यों नहीं की गई है? बीजेपी स्पोक्स पर्सन दानिश इकबाल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ कांग्रेस स्पोक्स पर्सन अंशु अवस्थी जी भी जुड़ चुके हैं। दोनों का खैर मकदम है। दानिश इकबाल साहब, क्यों इस तरह की इंतकामी कार्रवाई की जा रही है? एक तरफ इंतकामी कार्रवाई इसको कहा जा रहा है और दूसरी तरफ कानून के अगेंस्ट भी आर्टिकल 21 की यहाँ पर बात हो रही थी, उसके अगेंस्ट भी ये कार्रवाइयां हैं। जी देखिए, जो भी कार्रवाई हो रही है वो वहां पे साफ तौर पे जाहिर है कि किस आधार पर की जा रही है। वो जो जमीन या जो घर बुलडोजर से ढाए गए हैं वो अतिक्रमण करके बनाए गए थे और उसकी नोटिस बहुत पहले दी गई थी। अगर हम आज के संदर्भ की बात करें, जिस विषय पर हम लोग, जिस घर को लेकर के हम लोग बात कर रहे हैं, उसके संदर्भ में उनको पहले से नोटिस जारी की जा चुकी थी। उसके बावजूद उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था। उस आधार पर जो वहां की अथॉरिटी है उसने उनके जमीन को बुलडोजर से जो है ढाने का काम किया है। इसमें किसी प्रकार के कानून का कोई उल्लंघन नहीं है। जहां तक सवाल है, इससे पहले भी देखने को मिला था कि जिन लोगों ने प्रायोजित दंगे किए, जिन लोगों ने सरकार की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाए, उनसे जो आर्थिक दंड था वो वसूला गया। तो आर्थिक दंड को वसूलना अलग विषय था और जिनका अतिक्रमण किया गया जमीन है, अतिक्रमण करके घर बनाया गया है, उनको ढहाना अलग विषय है। तो दोनों विषय को अलग अलग तौर से देखिए। अभी जिस संदर्भ में हम बात कर रहे हैं ये अतिक्रमण का विषय है। वो निश्चित तौर पर वो जो है मुख्य आरोपी भी है उस दंगे में, जो प्रायोजित दंगा जुमे के दिन कराई गई थी उसमें वो आरोपी भी है, लेकिन वो अतिक्रमण करके अपने घर को बनाए हुए थे। इस आधार पर उनके घर को जो है ढाया गया है। तो दानिश इकबाल साहब, उस पर जो है कोर्ट में प्रॉपर कार्रवाई होनी चाहिए थी। उसके बाद ही जो है इस तरह की अगर कार्रवाई होनी थी तो कोर्ट के आदेश आने के बाद ही होनी चाहिए थी। हमारे साथ जो आईएएस ऑफिसर, एक्स आईएएस ऑफिसर जुड़े हैं, जो एडवोकेट जुड़े हैं, उनका ये कहना है कि इस तरह से कार्रवाई अंजाम नहीं दी जाती, कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह से वर्क नहीं करता है। बावजूद इसके पुलिस इस तरह की कार्रवाई क्यों अंजाम दे रहा है? यही बार बार लगातार सवाल किए जा रहे हैं। नहीं, कोर्ट और संविधान अपना काम करेगा। अगर कोर्ट को लगता है कि ये कोर्ट और संविधान के खिलाफ है, कानून के खिलाफ है, तो निश्चित तौर पर उस पर कोर्ट जो है संज्ञान लेगा। लेकिन जहां तक विषय है अथॉरिटी का, अथॉरिटी को पूरी पावर होती है। अथॉरिटी खुद एक संवैधानिक व्यवस्था है कि वो जो घर नक्शे, जिस नक्शे से घर पूरी तरह से पास नहीं किए गए हैं अथॉरिटी के माध्यम से, उस नक्शे के आधार पर घर को गिराने का, ढहाने का, फाइन लगाने का अथॉरिटी को पूरी की पूरी जो है अधिकार है। तो इसमें कहीं कोई कानून का उल्लंघन नहीं है। शाश्वत जी, क्या आप अग्री करते हैं इस बात से? शाश्वत जी, अगर आपने दानिश इकबाल साहब को सुना हो तो उनका कहना है कि नहीं, अथॉरिटी के पास भी अपना एक राइट होता है कि अगर उनको लगे कि ये नोटिस का जवाब नहीं दिया गया या इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो वो तुरंत रूप से कार्रवाई करके उस घर को गिरा सकते हैं, बिना कोर्ट का आदेश हुए, बिना कोर्ट में प्रोसीडिंग्स हुए। क्या इस तरह का कोई प्रोविजन है? देखिए, प्रोविजन है, पर वो प्रोविजन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब ये है कि उस पर एक फाइनल डिसीजन आता है अथॉरिटी का, जब वो ये होल्ड करते हैं कि हाँ ये एक लीगल कंस्ट्रक्शन है या अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन है। उसके बाद भी जो उसका ऑक्यूपेंट होता है, जो उसका होल्डर है, वो उसके अपील में जा सकता है। जो भी कंसर्न्ड अथॉरिटी वहां अपील कर सकता है, उसके बाद हाई कोर्ट जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो हमारे कंट्री में तो पूरा ये प्रोसेस दिया हुआ है। अगर ये निचले लेवल पे ही एक अथॉरिटी अगर ये डिसाइड कर दे कि क्या सही है और क्या गलत, और वो अनऑथराइज्ड डिक्लेयर करके उसका घर गिरा दे,
तो ये इर्रेपरेबिलिटी इसमें आ जाएगी, तो फिर वो दोबारा तो वो उसका घर बना के खड़ा नहीं कर देंगे अगर उसको कल को ये उसने साबित कर दिया कि उसका घर सही था। जैसे कि अगर किसी को सजाए मौत सुनाई जाती है लोअर कोर्ट में, तो उसकी वो सजाए मौत कंफर्म होते होते सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचती है। तो ये नहीं होता कि आज उसको सजाए मौत सुनाई और कल उसको फांसी पे चढ़ा दिया, कल को अगर वो बेगुनाह साबित हो गया सुप्रीम कोर्ट से जाके, तो वो तो आप दोबारा उसे जिंदा कर नहीं देंगे। तो हमेशा इन चीजों में, घर गिराने में या किसी को फांसी पे चढ़ाने पे, हमेशा ये चीज ध्यान रखी जाती है कि ये ऐसी इर्रेपरेबल चीज है जो दोबारा हम नहीं उसको बना के दे सकते हैं। कल को अगर उसने खुद को बेगुनाह साबित कर दिया या उसने अपना राइट प्रूफ कर दिया, तो इसलिए हमेशा एक ड्यू प्रोसेस कानून चलता है। उसकी राइट टू अपील का रिस्पेक्ट हम लोगों को करना चाहिए, उसको सुप्रीम कोर्ट की रेमेडीज का रिस्पेक्ट करना चाहिए और कोर्ट्स ऑफ लॉ का रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो अब ये मामले भी कई लोगों ने इसमें तमाम फाइल किया हुआ है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, तो अब ये देखना है कि अब क्या कोर्ट इसमें क्या करते हैं। दानिश इकबाल साहब, क्या कहेंगे? पूरा एक प्रोसेस है जिसके थ्रू गुजरना पड़ता है, लेकिन ऐसा कुछ भी होते हुए, कानून को ही फॉलो करते हुए वो लोग जो कानून के रक्षक है नहीं दिखाई दे रहे हैं। नहीं, बहुत सही बात कही इन्होंने और बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। मैं इनकी बात से पूरी तरह सहमत हूं कि जो इन्होंने कहा कि जब तक पूरी एविडेंस या सबूत या पूरी तरह से अथॉरिटी को ये संज्ञान में नहीं आया होगा कि ये घर जो है अतिक्रमण करके बनाया गया है, उसके बिना उसको ढाया नहीं गया होगा। तो निश्चित तौर पर जो अथॉरिटी उसके बाद भी ऑक्यूपेंट के पास ये अपील करने का मौका होता है कि वो कोर्ट के पास जाए, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के पास जाए, ये मौका दिया होना होता है। नहीं, बिल्कुल ये मौका होता है और पूरा अधिकार है। मुझे लगता है कि वो कोर्ट में जाएंगे भी और जाना भी चाहिए, और मुझे लगता है जो अथॉरिटी है वो भी जो है तैयार होगी मकान के लिए। टूटने के बाद अगर वो गए भी कोर्ट के पास, सर उनका मकान तो टूट गया, उसके बाद फिर क्या रेमेडी बच जाती है? देखिए, ये तो कार्रवाई इतनी तुरंत करनी क्या जरूरी है कि बाद में अगर आपको लग भी रहा है कि कोर्ट जाना चाहिए, तो कोर्ट तक जाने तक मामले को रोका क्यों नहीं जा सकता? तुरंत रूप से कार्रवाई क्यों करनी है? क्योंकि मकान टूट गया, उसके बाद क्या किया जाएगा? तब तो अगर इस तरह से देखा जाए तो देश के अंदर किसी की गिरफ्तारी भी नहीं होगी, क्योंकि कोर्ट ने तो अभी तय नहीं किया। गिरफ्तारी एक चीज है सर, इसीलिए तो कानून है, इसीलिए तो हमारे पास कानून है, हमारे कोर्ट है। दानिश इकबाल साहब, यही तो वजह है कि हमारे पास पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे पास पूरी प्रोसेस है, हमारे पास कोर्ट है, यही वजह हमारे पास जज है, वकील है। अंशु अवस्थी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं काफी देर से। अंशु जी, ये जो कार्रवाइयां हो रही है, पहली बात तो ये कि ये जो मामला जहां से उठा था उन लोगों के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, बावजूद इसके कि एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि यूपी में इस तरह से कार्रवाइयां हो रही है। अंशु जी, देखिए, जो भारत का संविधान है उसकी सबसे प्रमुख बात ही यही है, जिन लोगों ने संविधान निर्माताओं ने बनाया था, कि इस देश में एक भी बेगुनाह को कष्ट नहीं होना चाहिए, कोई बेगुनाह नहीं फंसना चाहिए। भले ही एक गुनहगार बच जाए, लेकिन कोई बेगुनाह कभी भी सताया न जाए। सरकार का काम है लोगों के कल्याण के लिए काम करना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का चरित्र आप देख लीजिए क्या है। जिस तरीके से ये बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है, ये निश्चित तौर से पूरी तरीके से गलत है, दुखद है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी के लोक कल्याण में काम नहीं कर रही। सबको राशन पर लाके रोक दिया है, बेरोजगारी चरम पर है, अर्थव्यवस्था खराब है, आय घट गई है। आज सिर्फ और सिर्फ किस तरीके से ध्रुवीकरण हो, देश की अर्थव्यवस्था गड्ढे में जा रही है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ लोगों का ध्यान भटकाने के लिए साजिशन बदले की भावना से कार्रवाइयां हो रही हैं। हम लोग इनका विरोध कर रहे हैं। इस तरीके की कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ विद्वेष को जन्म देती है, अपराध को जन्म देती है। जिस भी व्यक्ति का घर गिर जाता है, जिसका एक भविष्य, उसका जो अपना एक सपना होता है वो टूट जाता है। घर एक बड़ी मुश्किल से लोग अपने जीवन में एक बार बना पाता है, मध्यम वर्गीय व्यक्ति। अगर ऐसा होता है तो उसके बाद फिर वो सिर्फ एक क्या करेगा, फिर वो समाज में वो फिर कहीं ना कहीं अपराध की तरफ बढ़ेगा। जिस पूंजी को जीवन भर कमा के वो घर बनाता है, उसके बाद जब वो टूटता है तो उसके बाद फिर उसके पास कोई विकल्प नहीं बचता। तो जो सारी चीजें ये दर्शा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी लोगों के वेलफेयर को लेकर बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती है। उनका मसला सिर्फ बदले की भावना से काम करना है, जो कि पूरी तरीके से गलत है।
न्यायपालिका इसीलिए बनी है कि अगर हम किसी संतुष्ट नहीं है तो हम न्याय पा सकते हैं, और न्याय पाने का अधिकार सभी को है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अवसर नहीं दे रही, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रभात राय जी, एक ऐसा मुल्क जहां पर कल्चर ऐसा है कि अगर हम खास तौर से साउथ के हिंदू जो लेखक है, पोइट्स है, अगर उनकी कविताएं देखें तो उनमें पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ऐसी कविताएं लिखी गई हैं जिनमें बहुत ही रेस्पेक्ट के साथ उनके बारे में बात की गई है, बहुत ही रेस्पेक्टफुल चीजें कही गई हैं। आज का माहौल जब हम देखते हैं तो क्यों ऐसा है? क्योंकि ये पहली बार नहीं है जो नुपुर शर्मा का बयान और नवीन जिंदल का बयान जो हमने देखा है, ये कोई पहली बार नहीं है। अगर हम इंटरनेट उठा के देख ले या टीवी डिबेट्स उठा के देख ले तो इस तरह के बयान बहुत दिए जाते हैं। पर ये क्यों ऐसा हुआ कि इतना नॉर्मलाइज हुआ कि हम कुछ भी कह सकते हैं और उस पर कोई बुरा ना माने? क्यों इतना ज्यादा हेट स्पीच को नॉर्मल? आप क्या मानते हैं कि आज अगर पहले ही लगभग 7-8 साल अब हो चुके हैं इस तरह के बयानों को एक्सट्रीमली नॉर्मलाइज किया गया है कि अब इनको गलत भी नहीं माना जाता कि जब क्योंकि रिसेंटली नुपुर शर्मा ने फिर से अपना एक इंटरव्यू दिया था जिनमें नहीं लगता कि उन्होंने कहा कि उन्होंने तो वही कहा जो सही बात थी और उन्होंने इतना भी कुछ गलत नहीं कहा है, लिटरेचर के जो किताबों में लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग बातें कही हैं, बावजूद इसके कि इतना कंडेमनेशन हुआ है और उनको पार्टी से भी निकाला गया है, सस्पेंड किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये जो इतने सालों से कंटिन्यू ये हेट स्पीच को या फिर इस तरह के बयानों को इतना नॉर्मलाइज किया गया है, अब ये पॉइंट आ गया है कि जहां पर इन बातों को गलत कहना अब जुर्म हो रहा है। प्रभात राय जी। जी हाँ, आपने एकदम दुरुस्त फरमाया। अभी ये जब से ये तकरीबन समझिए आपने ठीक कहा 8 साल करीब हो गए इनको बरसरे इक़्तिदार आए हुए भारतीय जनता पार्टी को, और इसके पीछे जो पूरी विचारधारा काम कर रही है वो नफरत पर खड़ी है। नफरत दोनों तरफ से है। देखिए सिर्फ एक तरफ से नफरत नहीं है, इधर भी ऐसे अनासिर हैं मुसलमानों के अंदर भी जो कुफ्र की बात करते हैं, नफरत की बात करते हैं। बहुत से लोगों को काफिर जो है वो कहते हैं ये लोग काफिर हैं, अगर ये जो है हमारे इस्लाम पर ईमान नहीं लाते। इधर भी ऐसे लोग हैं, वो भी एक खराब और गलत इंटरप्रिटेशन करते हैं इस्लाम का। इधर जो है जो हिंदू धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, जो हिंदू राष्ट्र के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, वो तो एक नफरत की दुकान ही चला रहे हैं पूरी। उनकी सियासत ही नफरत की सियासत है और इसका कोई लेना देना जो है मजहब से नहीं है, कोई लेना देना मोरालिटी से नहीं है। इधर आप सिर्फ जो है दक्षिण की बात ना करें, उत्तर में आपको कितनी जगह मैं बता दूंगा जहां के पैगंबर इस्लाम को जो है पैगंबर जो है हमारे मोहम्मद साहब के इस्लाम के पैगंबर हैं, वो उनको बेहद जो है आदर के साथ जो है सम्मान के साथ लोग पुकारते हैं। हिंदू सूफी मज़ारों पर हजारों लाखों करोड़ों हिंदू जाते हैं। नॉर्थ के अंदर आप जाइए, देखिए कितने मज़ारे कश्मीर से लेकर पूरे उत्तर भारत में। ये जो नफरत के जो बीज बोए थे ये ब्रिटिशर्स ने बोए थे। मुस्लिम लीग बनाई, बाद में आरएसएस का निर्माण हुआ, आपको पूरा का पूरा खेल मालूम है। ये वही लोग हैं जो ब्रिटिश राज की तरह हुकूमत करना चाहते हैं, फूट डालो और राज करो, डिवाइड एंड रूल। अब वो दोनों तरफ है, मैं एक तरफ की बात नहीं कर रहा हूँ। जी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ हिंदुओं के अंदर वो उस तरह के अनासिर हैं, एलिमेंट्स हैं, वो उधर भी रहे क्योंकि वही मुस्लिम लीगियों ने पाकिस्तान का निर्माण कराया था। बिल्कुल, शरपसंद अनासर हर जगह ही रहते हैं। वो कहते हैं ना कि ब्लैक शीप्स हर कम्युनिटी में होते हैं। बिल्कुल हर कम्युनिटी में ब्लैक शीप्स हमें मिलते ही है। दानिश इकबाल साहब, लेकिन एक तरीका होता है कि रोक लगाई जा सकती है। ये जो कंटिन्यू एक नॉर्मलाइज किया गया था इन बातों को, इन बयानों को, बीजेपी खासतौर से चाहती तो अपने जो प्रवक्ता है, जो नेशनल स्पोक्स पर्सन है, उनके पहले से ही इन चीजों पर पाबंदी लगाई जा सकती थी, लेकिन वो क्यों नहीं किया गया? और इस पॉइंट पर आकर के भी हाईकमान की तरफ से खासतौर से कोई ऐसा बयान नहीं आया। फ्राइडे की जो वायलेंस हुई है उसको भी रोका जा सकता था अगर हाईकमान की तरफ से पहले ही कोई ना कोई कार्रवाई या फिर ठोस बयान आया होता। देखिए, फ्राइडे के दिन, जुमे के दिन नमाज के बाद जिस प्रकार से जो है वायलेंस हुआ है, उससे पहले नुपुर शर्मा और नवीन कुमार को पार्टी ने पार्टी की सदस्यता से निकाल दिया था। उसके बावजूद जुमे की नमाज के बाद जिस प्रकार से पूरे देश के अलग अलग रियासतों में जो है हंगामा किया गया,
उसकी मजम्मत करनी चाहिए। नुपुर शर्मा के बयान की हर कोई मजम्मत कर रहा है, पार्टी ने भी मजम्मत की है और तभी पार्टी ने उसकी प्राथमिक सदस्यता से उसको निलंबित कर दिया है। और देखिए, बजाते पार्टी ने लेटर लिख करके ये कहा है कि भारत का जो कल्चर है और भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है वो सभी मजहबों को सम्मान देने की है। बिल्कुल दानिश इकबाल साहब, आपने सही कहा। आपने जो ये बयान कोट किया ये बीजेपी की तरफ से हुई और हाईकमान की तरफ से जो बयान दिया गया कि तमाम मजहबों की रेस्पेक्ट की जाती, ये इतना जनरल बयान दिया गया और वो भी तब जब जो दीगर ममालिक है, जो बाहर के मुस्लिम ममालिक है, उन्होंने जब प्रोटेस्ट किया, इसके खिलाफ कंडेम किया, तब जाके एक जनरल बयान दिया गया। और उसके बावजूद कोई मुल्क, वो कहते हैं कि पार्टी की तरफ से ये कार्रवाई की गई, जबकि जो गल्फ कंट्रीज है उन्होंने हमारे जो वहां पर एम्बेसडर्स हैं उनको बुलाया था। एम्बेसडर्स ने ये कहा कि स्ट्रांगली एक्शन लिया गया है, उनका ये बयान में आया है कि स्ट्रांगली एक्शन लिया गया है। पर एम्बेसडर्स जब स्ट्रांगली एक्शन कहते हैं तो वो मुल्क का एक्शन होता है, पार्टी का एक्शन नहीं, जबकि मुल्क की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया है सर, और उसी एक्शन की बात ये प्रोटेस्टर्स कर रहे हैं। देखिए, नुपुर शर्मा जो है वो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता थी, तो मुल्क से कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की एक इंडिविजुअल प्रवक्ता होने के नाते पार्टी ने उसको निकाला और वो जो बयान था वो नुपुर शर्मा का बयान था, ना वो पार्टी का बयान था, ना इस मुल्क का बयान था। नहीं सर, नेशनल स्पोक्स पर्सन, आपकी पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन, हालांकि एम्बेसडर्स ने उनको फ्रिंज एलिमेंट कहा और माना कि वो गलत है, जबकि फ्रिंज एलिमेंट नेशनल स्पोक्स पर्सन नहीं हो सकते। और अगर एम्बेसडर्स की तरफ से ये बयान आता है तो मतलब कुछ तो गलत हुआ है और उसका एक्शन जो है मुल्क की तरफ से भी लिया जाता है, और उसी बारे में लोग बार बार ये पूछ रहे हैं कि कार्रवाई कब होगी। बहरहाल दानिश इकबाल साहब, अंशु अवस्थी जी और साथ ही साथ प्रभात राय साहब और शाश्वत आनंद जी, आप सभी का बेहद शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए।